लास्ट क्लासेस में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का अध्ययन किया था। और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर जो थे वो एसी कंपोनेंट को डीसी कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी हमने इनपुट सिग्नल देते हैं उस इनपुट सिग्नल का केवल आधा पार्ट ही डीसी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो पाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम जितना इनपुट एसी सिग्नल देते हैं वह संपूर्ण पार्ट डीसी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का हम आउटपुट ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज का या करंट का, तो यहाँ पर जैसे हम एक फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ लें तो वो ग्राफ इस प्रकार से अपने पास मिलता है। इस अक्ष पे ये आउटपुट है, डीसी वोल्टेज है, और जब इसका ग्राफ आता है तो अपने पास लगभग इस प्रकार का आता है। इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी पोलैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन एक ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है और फिर कम होता है। अर्थात इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। चूँकि इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए इस आउटपुट वोल्टेज को कहेंगे तो हम डीसी कंपोनेंट या डीसी वोल्टेज, लेकिन प्योर डीसी नहीं कह सकते, क्योंकि प्योर डीसी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता हो। लेकिन यहाँ पर ये डीसी तो है लेकिन प्योर नहीं है। और जब इस प्रकार के ग्राफ का जब हम मैथमेटिकल अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि इस प्रकार के आउटपुट सिग्नल में कुछ एसी कंपोनेंट मिले हुए हैं और उस एसी कंपोनेंट को हम कहते हैं रिपल। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये जो रिपल थे वो 121% थे और फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो रिपल है वो रिपल थे अपने पास 48.2%। तो ये जो रिपल है जो कहलाते हैं अपने की आउटपुट सिग्नल में एसी कंपोनेंट जो है वो एसी कंपोनेंट रिपल कहलाते हैं। यदि इन रिपल को हम कम कर दें या रिमूव कर दें, हटा दें किसी प्रकार से, तो फिर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और वो जो सिग्नल फिर हमें प्राप्त होगा वो हमारा प्योर डीसी सिग्नल कहलाएगा। तो इन रिपल को कम करने के लिए या इन एसी कंपोनेंट को आउटपुट में से कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए जिन सर्किट का हम उपयोग करते हैं वो सर्किट कहलाते हैं फ़िल्टर, जो कि आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये एसी सिग्नल को रिमूव करने वाले, रेक्टिफाई करने वाले जो सर्किट है, एलिमेंट है, वो कहलाते हैं फ़िल्टर। और फिल्टर के रूप में जिस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का हम उपयोग करते हैं उसमें प्रेरक कुंडली हो सकती है, कैपेसिटर हो सकता है, या इनके संयोजन से बने हुए कुछ सर्किट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब एक एक फ़िल्टर को लेंगे कि जब फ़िल्टर सिर्फ एक कैपेसिटर के रूप में काम में लिया गया, कैपेसिटर को काम में लिया गया हो, जब फ़िल्टर के रूप में केवल कुंडली को काम में लिया गया हो, और जब फ़िल्टर के रूप में
कुंडली और कैपेसिटर जो है उसका संयोजन काम में लिया गया हो। तो सबसे पहला जो फिल्टर है वो फिल्टर है केवल एक कैपेसिटर C को लेते हुए फिल्टर परिपथ का निर्माण करना, जिसको हम कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट का मतलब है यहाँ पर ये कैपेसिटर समांतर क्रम में लगा होगा, लेकिन किसके, वो है लोड रेजिस्टेंस RL के। ये सर्किट जो है इसको नहीं लेना अपने को, इस सर्किट को देखेंगे। इस सर्किट में जो आउटपुट जहाँ ले रहे हैं हम लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर, यहाँ जैसे है ये है, इसके पहले यहाँ कैपेसिटर हमको लगाना है शंट रूप में, किसके, लोड रेजिस्टेंस RL के रूप में। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हमने लिया है उस कैपेसिटर को इस प्रकार से लेना है कि जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस रहती है उसको सामान्यतः हम लिखते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखो तो 2πf इंटू C। ओमेगा की जगह 2πf, f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जो भी सिग्नल है अपना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम जो कैपेसिटर ले रहे हैं वो कैपेसिटर इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी इम्पीडेंस XC की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से कम हो। अब लोड रेजिस्टेंस से कम क्यों हो, उसका रीज़न है। फिलहाल तो इतना मान लीजिए आप कि XC की वैल्यू जो है वो RL से कम होनी चाहिए। अब क्यों कम होनी चाहिए उसको हम लेते हैं। जब हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर था तो उस फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो आउटपुट का सर्किट हमने ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले बनाया है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो समय के साथ में बदलता रहता है इस प्रकार से। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि हमें पॉइंट P पर मिलती है फुल वेव रेक्टिफायर में, इस पॉइंट P पर। और फिर उसके बाद में इस पॉइंट P पर ये वोल्टेज कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है और फिर कम होती है। तो आउटपुट वोल्टेज के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट तो वो जबकि वोल्टेज बढ़ रही होती है और बढ़कर के मैक्सिमम वोल्टेज EM तक जाती है, जो जिसको हमने पीक इनवर्स वोल्टेज कहा था। और फिर बाद में वोल्टेज कम होती है, फिर बढ़ती है और फिर कम होती। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसके दो भाग हम कर लें। पहला भाग तो वो जबकि आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। तो जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है उस समय कैपेसिटर की चार्जिंग रहती है और चार्जिंग मैक्सिमम वोल्टेज EM तक रहेगी। और जब आउटपुट वोल्टेज कम होने लगता है तो उस समय कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग रहती है थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL के। तो जब आउटपुट वोल्टेज पॉइंट P पर बढ़ता है तो उस समय कैपेसिटर चार्ज होता है, और जब आउटपुट वोल्टेज पॉइंट P पर कम होने लगता है तो उस समय कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाती है। और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इसलिए होती है ताकि जितना वोल्टेज पॉइंट P पर कम हो रहा है उतना वोल्टेज ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर के लोड रेजिस्टेंस RL को प्रदान कर दे ताकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बनी रहे। इसीलिए कैपेसिटर जब वोल्टेज कम होती है पॉइंट P पर तो वो डिस्चार्जिंग शो करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर की इम्पीडेंस इस प्रकार से रहनी चाहिए कि उसकी इम्पीडेंस लोड रेजिस्टेंस से कम हो, RL से कम हो। अब क्यों कम हो, हमें पता है कि कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है उसको लिखते हैं XC इज इक्वल टू एज ए फ्रीक्वेंसी फॉर्म में 2πfc। DC की जो फ्रीक्वेंसी रहती है
अपने पास दो तरह के कंपोनेंट है। पॉइंट P पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला है, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर में, उसमें हमने थोड़ी देर पहले कहा कि उसमें रिपल रहते हैं, एसी कंपोनेंट रहते हैं। इसका मतलब वोल्टेज के कुछ एसी कंपोनेंट हैं और कुछ डीसी कंपोनेंट। तो चूंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो रहती है, शून्य रहती है, तो जब डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो रहेगी तो कैपेसिटर की इम्पीडेंस डीसी के लिए इनफाइनाइट रहेगी, और इम्पीडेंस कैपेसिटर की इनफाइनाइट फॉर डीसी के लिए है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कैपेसिटर अपने अंदर से कभी भी डीसी को फ्लो नहीं होने देगा। तो जो पॉइंट P पर अपने पास एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट है, वो डीसी कंपोनेंट कैपेसिटर C में से तो नहीं गुजर सकती। वो फिर जाएंगे कहाँ? वो पॉइंट P से आगे बढ़ते हुए इस लोड रेजिस्टेंस RL से फ्लो होंगे और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। कौन सा? डीसी आउटपुट वोल्टेज। अब बात करें हम एसी कंपोनेंट की, तो एसी कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर इम्पीडेंस जो है वो लगभग शून्य के बराबर रखता है, जबकि लोड रेजिस्टेंस RL की ऐसी कंडीशन नहीं। चूंकि कैपेसिटर एसी कंपोनेंट के लिए लगभग ज़ीरो इम्पीडेंस रखता है, तो जो पॉइंट P पर अपने पास एसी कंपोनेंट है, वो एसी कंपोनेंट कैपेसिटर C से बाईपास हो जाएंगे वापस रेक्टिफाई होने के लिए। वो लोड रेजिस्टेंस RL से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा ले रखा है। कंडीशन पहले हमने ली थी कि XC का मान बहुत कम हो RL से। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन एसी कंपोनेंट को कैपेसिटर C से बाईपास होने के लिए बाध्य करती है। तो कुछ एसी कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटर C से बाईपास हो जाएंगे, और जब कैपेसिटर C से बाईपास हो जाएंगे तो हमें लोड रेजिस्टेंस RL पर बहुत कम एसी कंपोनेंट मिलेंगे। अर्थात यदि कैपेसिटर C को लोड रेजिस्टेंस RL के पहले समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो आउटपुट वोल्टेज की रिपल को एसी कंपोनेंट को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज पहले से ज़्यादा कांस्टेंट मिलेगा, जैसा फुल वेव रेक्टिफायर में मिल रहा था। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का काम क्या है, वो कैपेसिटर का मुख्य काम ये है कि जो पॉइंट P पर या फुल वेव रेक्टिफायर से हमें आउटपुट मिल रहा था, उस आउटपुट के एसी कंपोनेंट को रिपल को बाईपास कर दे, और जैसे ही बाईपास करता है हमें लोड रेजिस्टेंस RL पे कुछ एसी कंपोनेंट कम मिलेंगे पहले की तुलना में। तो इस प्रकार से इस शंट कैपेसिटर फिल्टर के द्वारा हम रिपल को कम कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज में एसी कंपोनेंट को कम कर सकते हैं। अब बात आती है कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की मैंने पहले ही बताया कि जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो उस समय कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, और जब आउटपुट वोल्टेज कम होने लगता है तो उस समय कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग प्रारंभ हो जाती है। किस लिए? ताकि जैसे ही आउटपुट वोल्टेज कम होता है उतना वोल्टेज कैपेसिटर C प्रदान कर दे ताकि आउटपुट वोल्टेज कम ना हो। तो वो डिस्चार्जिंग में किसी समय t पर संधारित्र पर जो पोटेंशियल की वैल्यू रहती है वो ये रहती है, E आउट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज है इज इक्वल टू EM मैक्सिमम वोल्टेज e⁻t/RLC। यहाँ RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है और C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जिसको हम टाइम कांस्टेंट समय नियतांक कहते हैं कैपेसिटर का।
इसको जब हम सोल्व करते हैं ये कंडीशन लेते हुए, तो सोल्व करने पर अपने पास ये वैल्यू आएगी लास्ट में, ई आउट इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल इंटू सी। यदि दो विभव शिखरों के मध्य समय टी हो, कौन से शिखर, जैसे एक तो ये अपने ग्राफ बनाया, दूसरा नेक्स्ट पार्ट ये, तो पहला पी किए दूसरा पी किए, इन दोनों के बीच का टाइम टी हो, तो यहाँ पर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन के राइट साइड का सेकंड पार्ट है ई एम टी अपॉन आर एल सी, ये टाइम पर डिपेंडेंट, इट मीन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कौन सा है, ई एम फर्स्ट पार्ट जो मैक्सिमम वोल्टेज था, तो ये तो रहेगा अपना डीसी पार्ट, वोल्टता का औसत मान, डीसी पार्ट जो डजंट डिपेंड ऑन टाइम टी और फ्रीक्वेंसी एफ। तो ई डी सी इज इक्वल टू हो गया अपना आउटपुट डीसी वोल्टेज, ई डी सी इज इक्वल टू ई एम। और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो ई एम टी अपॉन आर एल सी, ये हो गया अपना टाइम डिपेंडेंट पार्ट, जो कि जिसको हम ए सी कंपोनेंट कह रहे हैं, और वो ई ए सी इज इक्वल टू इसलिए लिखा है इसको ई एम टी अपॉन आर एल सी। ये यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ दिया है। अब ये जो पार्ट है एसी कंपोनेंट, ये टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसकी प्रभावी वैल्यू ले लेते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। और इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू आती है वो इफेक्टिव वैल्यू आती है कब, जबकि निर्गत वोल्टता एक आरादंती वोल्टता के समतुल्य मानी जा सकती है। जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है किसका, शंट कैपेसिटर फिल्टर का, वो इस रूप में मिलता है। तो इसको आरादंती वोल्टता के समतुल्य मानते हुए जब इस एसी कंपोनेंट की प्रभावी वैल्यू निकालते हैं तो वो ये आती है, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई ए सी अपॉन 2√3। ई ए सी का मान अपने पास ऊपर है, वहाँ से रखेंगे, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आएगा ई एम टी अपॉन 2√3 आर एल सी। रिपल फैक्टर निकालेंगे, ई आर एम एस अपॉन ई डी सी। ई आर एम एस है प्रत्यावर्ती जो कंपोनेंट थे उनका प्रभावी वैल्यू अपॉन डीसी कंपोनेंट फॉर वोल्टेज। दोनों ई आर एम एस और ई डी सी की वैल्यू रखने के पश्चात जब इसको सोल्व करें तो रिपल फैक्टर आता है आर इज इक्वल टू 1/2√3 आर एल सी इंटू एफ। तो इस रिपल फैक्टर को कैसे कैसे कम किया जा सकता है, रिपल फैक्टर को कम किया जा सकता है लोड रेजिस्टेंस आर एल की वैल्यू बढ़ा करके, सी की वैल्यू बढ़ा करके, अर्थात आर एल इंटू सी कैपेसिटर का समय नियतांक बढ़ा करके रिपल फैक्टर को कम किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लेकर के भी रिपल फैक्टर को कम किया जा सकता है इन शंट कैपेसिटर फिल्टर में। तो ये जो रिपल फैक्टर है शंट कैपेसिटर फिल्टर का, ये रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो किस किस प्रकार से निर्भर करती है, वो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।